अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, भली करे जी आयानू वशअत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सबा शेख। एक खुशगवार दिन का अज़्म लिए आज भी हम आपके लिए कई मौज़ूआत लेकर आए हैं और आज हम कुछ शादी और उसके खुशगवार लम्हात को यादगार बनाने की भी बात करेंगे। और शादी है तो अखराजात भी हैं, लेकिन इन अखराजात को किराए के सस्ते कपड़ों के साथ कैसे कम किया जाएगा, इस पर भी बात होगी आज। और महंगाई के मारों के लिए बुरी खबर है कि अगले 2-3 माह तक कीमतें नीचे नहीं आएंगी। इसके अलावा आखिर उस्मान बुज़दार पर इमरान खान के एतमाद के पीछे राज क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कराची की सड़कों पर सियासी धींगा मुश्ती की। हम देख रहे हैं कि कल से जो सिलसिला जारी है फैसल, तो ये मामला कैसे शुरू हुआ हम आपको बताते हैं कि बल्दियाती कानून नामंजूर के नारे लगाते लगाते एमकेएम के कारकुन वज़ीर-ए-आला हाउस पहुंचे तो पुलिस एक्शन में आ गई। उसके बाद ये हुआ कि लाठियां बरस गईं, आंसू गैस के शेल फायर हो गए, बच्चों और खातीन समेत मुतादिद कारकुन जख्मी हुए, कई तो धर लिए गए। कराची में वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर क्या कुछ होता रहा, पहले इसमें ये रिपोर्ट देखते हैं। तो ये कल तमाम तर मामलात होते रहे। पहले शाम के वक्त तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से। उसके बाद एक अजीब सा माहौल देखने में आया कि जहाँ पे ख़ातीन और छोटे बच्चों का भी एहतराम नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद रात में ऐसा करना जो है वो शुरू हो चुका होगा कि दुकानें बंद कराना शुरू कर दी गई थी और कारोबार बंद कराना शुरू कर दिया गया था। यौम शह की कॉल दी गई थी और रात से ही हमने देखा कि इस तरह के मामला शुरू हो गए थे। लेकिन कई मकामात पे दुकानें जो है उनका खुलने का सिलसिला रात में ही शुरू हो गया था। ये सब कल हो गया था। अब उसके बाद क्या हुआ, खालिद मकबूल सिद्दीकी उन्होंने खातीन पर लाठी चार्ज को गैरत पर हमला करार दिया। बिल्कुल, और वज़ीर-ए-आला सिंध के इस्तीफे का मुतालबा भी उन्होंने किया और उन्होंने ये मुतालबा करते हुए आज फिर सीएम हाउस जाने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने मुराद अली शाह को नस्ल परस्त वज़ीर-ए-आला भी करार दिया। जबकि जो जहां बहक होने वाले कारकुन की नमाज जनाजा है वो दोपहर 3 बजे आयशा मंजिल के करीब शारे पाकिस्तान पर होगी। तो तमाम तर मामले पे हम बात करेंगे क्योंकि एमकेएम की जानिब से यौम शोक का ऐलान भी किया गया। तो शहर में क्या सिचुएशन है, बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, पहले तो ये बताएं कहाँ पे मौजूद हैं और जो एमकेएम ने कॉल दी है कितनी सक्सेसफुल है? देखिए फैसल, मैं इस वक्त टावर पे ही मौजूद हूँ और जैसा कि एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से आज यौम शोक का ऐलान किया गया है। हमने शहर के मुख्तलिफ मकामात का विज़िट किया है तो मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन है और तमाम शहर के स्कूल्स खुले हुए हैं। दुकानें जो उस वक्त सुबह के वक्त खुलती हैं वो अपने मुकर्रर वक्त पर खुली है। कोई ऐसी पैनिक की सूरत हाल नहीं है। ट्रैफिक जो है अपनी मामूल के मुताबिक चल रहा है और शहर के तमाम दफातर जो है अपने मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। कल गो के कुछ नाखुशगवार वाक़यात सामने पेश आए थे, ताहम ओवरऑल सुबह यही कह सकते हैं कि सूरत हाल पुरअमन है और शहरी जो है अपने मामूलात ज़िंदगी में मसरूफ़ है। लेकिन आज जो नमाज ज़ोहर के बाद नसीराबाद पर एमकेएम कारकुन के हलाकत के बाद हलाकत की जो हुई थी उसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है वो अभी देखना होगा। पुलिस की जानिब से शहर भर में हाई अलर्ट करार दिया गया है और ख़ास तौर पर जो नमाज जनाजा है उसकी तैयारी कर ली गई है। तमाम रिज़र्व यूनिट्स के जो एहलकार हैं उनको तलब किया गया है और अजीज़ाबाद और इसके इतराफ़ में तमाम इलाकों के अंदर पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है और नमाज जनाजा के बाद कोई सूरत हाल पेश आती है उसके लिए मुकम्मल तौर पर शाहनवाज, ये जो हलाकत की जो सिचुएशन है, ये हलाकत हुई कहाँ है? क्योंकि जिस वक्त ये तमाम तर ज़ख्मी हुए थे तो पहले कार्डियो 16 नंबर ले गए, तो ये इस पूरा बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पे हुआ था, ज़रा कुछ पता है आपको इस हवाले से? देखिए बिल्कुल एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ये जो सारा जो मामला है और जहाँ पर ये गवर्नर हाउस है वहाँ पर उस दौरान जब ये रैली पर तशद्दुद किया जा रहा था वहाँ पर हुआ है। ताहम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस कहती है कि इसकी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बहुत जल्द सूरत हाल सामने आ जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जो नमाज जनाजा है उसकी ये बहुत ज़्यादा अहम है आज, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान के जो तमाम कारकुनान खास नाराज़ हैं और कहते हैं कि पुलिस की जानिब से उन पर तशद्दुद किया गया है, उनकी ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया है जिससे वो सख्त नाला हैं और बहुत जल्द जो है अपने कायदीन के हवाले से जो भी सामने जो फैसला आएगा उस पर अमल करते हुए आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। लेकिन एक सूरत हाल ये है कि शहर में पुलिस की पेट्रोलिंग हमें बहुत कम नज़र आ रही है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है वहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अच्छा शाहनवाज, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रिएक्शन भी उनकी जानिब से अब सामने आना शुरू हो गए, तो जिन इलाकों में ये नाखुशगवार वाक़यात हुए थे उन इलाकों की क्या सूरत हाल है? वहाँ अब जो है वो किस तरह के मामला हैं, क्या करंट सिचुएशन है?
देखिए रंचो लाइन, बंस रोड और कोरंगी के कुछ मकामात थे जहाँ पर ये नाखुशगवार वाक़यात सामने आए थे। अचानक से नामालूम अफराद सरगर्म हुए थे, उन्होंने टायर जलाए थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पर अब जो है मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल है। पुलिस की नफरी वहाँ पर गुज़िश्ता रात तैनात की गई थी, अब वो भी हटा ली गई है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं सिचुएशन पुरअमन है और कोई ऐसी पैनिक की सूरत हाल इन इलाकों में नहीं है जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़यात पेश आए थे। शाहनवाज, ट्रैफिक का भी हमें बताइएगा कि कितनी नॉर्मल सिचुएशन है, उसकी साथ ये बताएं एमकेएम की जानिब से क्या प्लान है। नमाज जनाजा जैसे आप बता रहे हैं 3 बजे गालबन, उसके बाद ये भी आज कॉल दी गई है कि दोबारा तमाम के तमाम तर अफराद एहतजाज के लिए यहाँ आएंगे, तो ये दोनों इस हवाले से बताइए। देखिए कल हमने ये देखा कि जब एमकेएम पाकिस्तान की रैली थी और एक और मजहबी जमात की रैली थी तो शहर का जो ट्रैफिक का निज़ाम था वो धर्म भरम हो गया था, जिस पर डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से सख्त भरमी का इजहार किया गया था। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई तैयारी नहीं की गई थी। आज ट्रैफिक जो पुलिस हुक्काम है वो अफसरान ये बताते हैं कि उन्होंने अपना प्लान मुकम्मल कर लिया है। अगर एमकेएम पाकिस्तान की जो रैलियाँ निकलती हैं तो उन्होंने तमाम मुतबादिल रास्तों पर अपनी ट्रैफिक की जो नफरी है वो तैनात कर दी गई है। अजीज़ाबाद के इतराफ़ में जो नसीराबाद है वहाँ पर जो है नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसके लिए आयशा मंजिल और जो करीमाबाद और लियाकताबाद जाने वाले जो रास्ते हैं उनको वहाँ पर डाइवर्जन दी जाएगी। और ट्रैफिक पुलिस का ये भी बताना है कि कल से ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो सकती है, क्योंकि जमात इस्लामी की जानिब से शहर के 6 मकामात पर धरने का ऐलान किया गया है। उसके बाद ट्रैफिक जो है जो दरम बरम होगा उसके लिए शहरियों को पहले से तैयारी करनी होगी। और ट्रैफिक पुलिस ये कहती है कि मुतबादिल रास्ते जितने भी दे दें लेकिन शहर में ट्रैफिक का फ्लो होगा। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र ना करे कल, क्योंकि सूरत हाल अगर ख़राब होती है तो शहरी कई घंटों तक ट्रैफिक में फंस भी सकते हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शाहनवाज। और जिस तरह शानरी सूरत हाल से आगाह करें तो हम तो यही कहते हैं कि जो हमारा कराची शहर है उसका अमन इसी तरह से बरकरार रहे और मज़ीद कोई नाखुशगवार वाक़यात देखने में नहीं आए, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ये पीपल्स पार्टी की जानिब से बल्दियाती कानून वाला मामला सामने आया, वहीं ये तमाम तर जो जमातें थी वो सरगर्म थी, इनकी जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा था और यही कहा जा रहा था इन जमातों की जानिब से फैसल कि इसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, भरपूर मजम्मत करते हैं। और हमने देखा कि ये मामला बढ़ते 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 अब यहाँ तक आ गया है कि हमारे जो शहर है उसका अमन मुतासर हो रहा है। 30 तारीख को मुस्तफ़ा कमाल ने भी अब कॉल दे दी है कि वो भी सेम हाउस आ रहे हैं। जमात इस्लामी तो पिछले अब मेरे ख्याल से गालिबन 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि वो 28 दिन हो चुके हैं और कल जो है वो 5 जगहों पे उसने धरना भी देना है। तो अब ऐसे में पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन होगा? और अब सवाल ये भी बनता है कि इतने दिनों से जमात इस्लामी, यकीनन कल जो हुआ बहुत ख़राब हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन जमात इस्लामी पिछले 28 दिनों से सड़कों पर है और इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। तो कल ये लाठी चार्ज और शेलिंग, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? और ख़ास तौर पे जब छोटे बच्चे और ख़ातीन भी मौजूद थे, कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तमाम के तमाम तर जो है ये कैमरे में अक्स बंद कर ली है, तो ये बिल्कुल सामने है। अब इस पर क्या रिएक्शन आएगा पीपल्स पार्टी का? और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के कुछ नुमाइंदा वफ्द जाके जमात इस्लामी के साथ बैठा था, क्या एमकेएम से उनकी कोई बात हुई है? क्योंकि एमकेएम ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि कल के बाद से वो बैठेंगे नहीं बल्कि आज भी सीएम हाउस जाएंगे। ये तो अब देखना पड़ेगा कि आज कराची में क्या सिचुएशन रहती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर सियासी मामलात की ही बात करते हैं और बात करेंगे अब एतमाद की। वो है कप्तान का वसीम अकरम प्लस पर और वो है बरकरार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में उस्मान बुज़दार की तारीफ करते हुए कहा कि पसमानदा इलाके से आने वाले उस्मान बुज़दार सबसे कामयाब वज़ीर आला बन गए। बिल्कुल, उनका मजीद कहना था कि जितनी मुहिम उस्मान बुज़दार के खिलाफ चलाई गई, कभी इतनी मुहिम नहीं देखी किसी के खिलाफ। जब सर्वे किया तो नतीजा तो वज़ीर आला पंजाब ने सबको पीछे छोड़ दिया। इस सर्वे में ये नतीजा आया तो शहबाज शरीफ पर तनकीद करना भी नहीं भूले। कहा कि पिछला वज़ीर आला बूट और टोपिया पहनकर बाहर निकलता था और साथ साथ उन्होंने कहा कि खांसी भी होती थी ना उनको तो वो इलाज के लिए बाहर चले जाते थे। ये कहा गया उनकी जानिब से। बुज़दार पंजाब के से पासमानदा इलाके से, वो इलाका ये इनको पता है कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। पंजाब की 22 करोड़ लोगों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना ये सिर्फ वो चीफ मिनिस्टर कर सकता था जिसके अंदर एहसास है इंसानियत का। इतनी कैंपेन चलाई गई, इतनी उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी। लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गए।
वो एक है कि ह्यूमिलिटी इज़ ग्रेटनेस, आजिज़ी अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। वो पिछला चीफ मिनिस्टर था, वो टोपियाँ पहन के, कोई बूट पहन के फिरा था। लोगों के हालात देखें, खुद खांसी होती तो दोबारा चेकअप करवाने चला जाता था। सारा ख़ानदान सारा बाहर बैठा होता था, कभी एक जा रहा है बाहर इलाज करने, कभी दूसरा जा रहा है। क्या पता है उनको कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। तो उस्मान बुज़दार है नंबर 1, ये कह दिया कप्तान ने। इस पर हम बात करेंगे। नूली के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। वज़ीर आज़म कहते हैं उस्मान बुज़दार सबसे कामयाब वज़ीर आला बन गए। आप बताएं, क्या वाकई बुज़दार साहब कामयाब वज़ीर आला हैं सबसे? देखें, वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं, तो अगर नालायकी, नाअहली और बैड गवर्नेंस में मुकाबला किया जाए तो वाकई पिछले 74 सालों में जो है वो बुज़दार साहब की जगह इतना नालायक, इतना नाअहल और इतना यानी बैड गवर्नेंस की जो है वो मिसाल नहीं मिलती, और ना ही कोई ऐसा वज़ीर आला है। उस लिहाज से तो वो बुज़दार साहब भी नंबर 1 है, और वैसे उनका मुकाबला इमरान खान साहब से ही है कि दोनों में अगर मुकाबला किया जाए तो इनमें नंबर 1 कौन है। ये बुज़दार साहब ही हैं कि जिनकी बैड गवर्नेंस की वजह से जो है वो इस वक्त पूरे सूबे में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई बदतर है। और रिश्वत का हाल ये है कि किसी दफ्तर में कोई काम जो है वो पैसे दिए बगैर नहीं होता, क्योंकि तमाम अदारों के सरबराह यानी इवन डिप्टी कमिश्नर और DPO तक लोग जो हैं वो पैसे दे के जो है उनकी तैनातियाँ जो हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि बहैसियत वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? देखें, सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि अमानत और दयानत के साथ जो है वो आवाम की खिदमत करना। मियाँ शहबाज शरीफ ने जो है वो अमानतदारी के साथ और दयानत के साथ जो है वो दिन रात मेहनत करके इस मुल्क में जो है वो अंधेरों को दूर करने में अपनी गवर्नमेंट की जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई। उसके अलावा क्या उस दौर में ये मुमकिन था कि चीनी स्टॉक करके जो है वो चीनी का रेट जो है वो 53 रुपये से जो है वो 150 रुपये तक कर दिया जाए और अरबों रुपये मुनाफा कमाया जाए? क्या उस वक्त ये मुमकिन था कि यूरिया खाद जो है वो सारी स्मगल हो जाए और स्टॉक हो जाए, और उसके बाद जो है वो एक आम गरीब किसान जो सारा साल जो है वो मेहनत करके जो है वो अपनी रोज़ी चलाता है, उससे जो है वो एक बोरी के पीछे जो है वो 1000 रुपये जो है वो उसके ऊपर जो है वो चार्ज किया जाए? ये मुमकिन नहीं था। और ये मुमकिन था उस दौर में कि कोई लोग जो है वो पैसे दे के जो है वो अपनी तैनाती हासिल करें, और उसके बाद जो है वो जाके इजला में और अपने डिपार्टमेंट में जाके लूट मचाएं। ये फ़र्क है जो इस वक्त साफ नज़र आ रहा है। सिर्फ इमरान खान साहब को क्योंकि ऐन से उस्मान है तो इसलिए उनको नज़र नहीं आ रहा। सर, राज साहब, इमरान खान के मुताबिक उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई है मुनज़्ज़म, और ऐसी मुहिम उन्होंने पहले कभी किसी के ख़िलाफ़ नहीं देखी। तो क्या आपको पता है कि मुहिम कौन चला रहा है? कोई मुहिम नहीं है। अब ये किसान जो रोल रहे हैं पूरे सूबे में, यूरिया ढूंढते फिर रहे हैं, तो ये कोई उनके ख़िलाफ़ कोई अपोजिशन कैंपेन चला रही है। इससे पहले जो चीनी का बहरान पैदा हुआ और चीनी स्टॉक की गई और स्टॉक के बाद जो है वो कीमत बढ़ाई गई, तो ये कोई उनके ख़िलाफ़ कोई मुहिम चला रहा था। आटा 35 से 70 हो गया, ये किसी के मुहिम चलाने की वजह से? ये मुहिमें तो जो है खुद ब खुद इन्होंने चलाई है, क्योंकि इन्होंने पैसे बनाए हैं, करप्शन की है। इनकी ATMs जो इनको फंड्स देती हैं, क्योंकि ये खुद करप्शन नहीं करते, ये खुद पैसे नहीं लेते, ये सिर्फ फंड्स लेते हैं किसी न किसी जो है वो नाम के ऊपर। तो ये जो रिंग रोड के स्कैंडल्स हुए हैं, अफसरों को पकड़ के अंदर दे दिया, तो जिसने जो है वो अप्रूवल दी थी उसका जो है वो नंबर 1 हो गया। तो ये सारी जो है ये सारी इनकी अपनी कारकर्दगी है, इनकी अपनी करप्शन है, इनकी ATMs हैं जिनको इन्होंने लूट मार के ऊपर लगाया हुआ है। तो ये वो मुहिम है, कोई किसी को इनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये इनकी अपनी कारकर्दगी जो है ये इनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी मुहिम है। अच्छा राना साहब, इमरान खान उस्मान बुज़दार पर मुसलसल भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह सिर्फ ऐन से उस्मान है। जिस तरह से ऐन से अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, यही वजह है और इसकी कोई वजह नहीं। अच्छा, छोड़े अब हुकूमत वगैरह को, ये बताएं कि हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी और पीडीएम एक पेज पर क्यों नहीं आ पा रही है? मुत्तहिदा अपोजिशन से मुराद ये है कि तमाम पार्टीज जो हैं वो एक बात पे मुतफिक हैं कि जो गवर्नमेंट ने नाअहली की है, नालायकी की है और जिस तरह से मुल्क की इकॉनमी को गिरवी रख दिया है, जिस तरह से कश्मीर के ऊपर सरेंडर किया है, जिस तरह से एक बैड गवर्नेंस के ऊपर जो है वो मुल्क को जो है वो महंगाई से दो चार किया है, तो उसके ऊपर तमाम अपोजिशन का एक नुक्ता नज़र है। उस नुक्ता नज़र के ऊपर सब मुतफिक हैं और उसके ऊपर एहतजाज जो है वो तमाम अपोजिशन जो है वो हाउस के अंदर भी और बाहर भी जो है वो कर रही है। बाकी इसके अलावा वो अलग-अलग जमातें हैं। कल को हो सकता है जब इलेक्शन हो तो सब एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ें, तो इसलिए जिन मामलों के उनके ऊपर उनका इख्तलाफ है या अपनी इंडिपेंडेंट राय है तो वो एक है अपनी जगह पे और वो रहेगी। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एतमाद का इज़हार किया उस्मान बुज़दार पर, उन्हें बेहतरीन और सबसे अच्छा वज़ीर आला करार दिया। इस पर बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। हाँ, अभी एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगर अहम इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब कुछ माशी फ्रंट की बात हो जाए जहां से खबरें अच्छी नहीं आ रही है, चाहे वो डोमेस्टिक हो क्या इंटरनेशनल। आलमी मार्केट की सबसे पहले बात करें तो खाम तेल की कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। यानी बुध को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $90 फी बैरल से जायद रिकॉर्ड की गई है, बिल्कुल, जो अक्टूबर 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। माहिरीन तेल की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह यूक्रेन तनाज़े पर रूस और आलमी ताकतों में बढ़ती कशीदगी को करार दे रहे हैं। और इस सबके बीच वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि करप्शन के खिलाफ इमरान खान ने बिला तफरीक कार्रवाई की है और जो भी स्कैंडल सामने आया है उसकी आज़ादाना तहकीकात करवाई हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तफसीली रिपोर्ट के बाद जवाब देंगे। लेकिन जो कल पिक ऑफ द पॉइंट था वो ये था कि मुल्क की मईशत गो के दुरुस्त समत में है और लोअर मिडिल क्लास तबके की आमदन बढ़ाने के इकदाम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगले 2 से 3 माह में कीमतें नीचे नहीं आने को। करप्शन के ऊपर तो आप ये देख सकते हैं कि इमरान खान जब भी कोई उसने देखा कि कुछ स्कैंडल डेवलप हो रहा है, उसने इंडिपेंडेंट उसकी इंक्वायरीज करवाई। शुगर हुआ, आटा हुआ, और उसने अपने ही लोगों को उसने इंडाइट किया और किसी को नहीं स्पेयर किया। तो रूल ऑफ लॉ के लिए तो इमरान खान खुद स्ट्रगल कर रहा है। तो मुझे नहीं समझ आती कि एक साल में ये EIU जो है वो पहले 37 दिया, फिर 37 दिया और फिर उसने 20 कर दिया। इसके ऊपर अभी डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स आएंगी तो हम इसको स्टडी करेंगे और हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारी इकोनॉमी जो है वो सही सिमत में जिस तरह हम चाह रहे थे उसी तरह चल रही है, ग्रोथ हो रही है। 5.57 जो रीबेस्ड है पिछले साल हुई है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी, हमारी रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं। स्टेट बैंक से हमने 0 बोरिंग की, 1.5 ट्रिलियन वापस कर दिया। हमें ये नहीं मालूम कि ये जो इस वक्त सुपर साइकिल कमोडिटीज़ का है ये कब नीचे आएगा, बिकॉज ये हमारे पे मुनसर नहीं है। हमारा जो सैलरी क्लास है और वो जो अर्बन जो लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास है वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। ये कोशिश करेंगे कि अपने सारे जो हमारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनकी इनकम बढ़ाएं। आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पता चल जाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। शाम को भी मारेंगे और लाठी भी नहीं तोड़ेंगे। सूरत हाल थोड़ी परेशान कुन तो नज़र आती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। बात करेंगे इस पर। तर्जुमान वजारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया अंदाज़ इनको वक्त देने के लिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे बताइए कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शौकत साहब की, यकीनन बहुत सारी दीगर उन्होंने पॉजिटिव बातें की, लेकिन अब जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, इन्होंने कल कहा था कि 2 से 3 महीने तक कीमतें नीचे नहीं आएंगी और उसके बाद डेवलपमेंट हमने ये भी देखी कि पिछले 7 साल में इतना ज़्यादा ऑयल की कीमतें नहीं हुई जितनी कल हो गई थी। तो इस सब में आप कुछ रे ऑफ होप देंगे? आपके पास भी वही सिचुएशन है? नहीं, देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है और मैं इसमें जो है सबको एक बात बता रहा हूँ। और अगर आप भी देखें तो पिछले 8 हफ्तों में से 7 हफ्तों में या 6 हफ्तों में जो है जो हफ्तावार जो है महंगाई वो नीचे आई और उसकी बुनियादी वजह ये है कि खाने पीने की चीज़ों की कीमतें, सब्जियां, फ्रूट, चने, दालें, चिकन, एग्स वगैरह, उसमें जो है हमने देखा है कि गिरावट आई है। और उसी पीरियड में 2 महीने में हमने देखा कि फ्यूल एडजस्टमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी ऊपर हुई,
जिससे बिजली के बिल बढ़े और पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ, 2 दफा हुआ, 5 रुपए भी हुआ, फिर 4 रुपए भी हुआ और मुतवक्के है कि पहली तारीख को भी होगा, क्योंकि आपने भी खुद बता दी बात कि ये जो है आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है जी। अब बात ये है कि हमारा एज अ पॉलिसी साजी काम करने का तरीका जो है, जो हम जिस तरीके से काम करते हैं, जिससे आवाम को खैर इतना नहीं पता लगता, हम कोशिश ये करते हैं कि जो चीज़ हमारे बस में नहीं है ना, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। जैसे तेल की कीमतें, जहाँ पे हमें लगता है कि हम कुछ कुशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उस पर जो है काम करना शुरू कर देते हैं, उसकी सप्लाई साइड बेहतर करना शुरू कर देते हैं। चीनी की एग्जाम्पल ले लें, 125 रुपये किलो थी, अब 90 रुपये किलो आ गई। तो वो किसी तरीके से आवाम का बजट बैलेंस हो जाए। अब वो जो है एक दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अब देखें, आपने ये बात की, आज से 2 दिन पहले एक अमेरिकन प्रेसिडेंट से किसी ने महंगाई पे सवाल पूछा तो उसने एक नाजेबा सी गाली दे दी। इस वक्त महंगाई पे पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स अंडर प्रेशर है और वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और हमने इस स्टेज पे कोशिश ये की है कि जो हमसे मकामी तौर पे हो सकता है हम उसको करते रहें। अब दूसरी अच्छी बात ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी आ रही है, ये अगर पूरे साल हम इसमें कामयाब रहते हैं और दूसरी तरफ अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा है तो वो उसको कुछ हद तक बैलेंस करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई परेशान नहीं होगा, उसको बैलेंस करेगा। बाकी ये कि सूरत हाल सबके सामने है, इसमें कसूरवार कौन है वो आप बता सकते हैं। अगर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो, और यही तेल की कीमतें बढ़ रही हैं जिसकी वजह से फ्यूल एडजस्टमेंट्स आ रही हैं बिजली की कीमतों में जी। अच्छा, ये तो अभी किस्मत अच्छी है थोड़ी सी कि सर्दियों में बिजली का बिल जो है हमारा, जो उसकी खपत जो हम जिसे कंजम्पशन कहते हैं जी, वो हम इतनी नहीं करते जितनी हम गर्मियों में करते हैं, क्योंकि एसी भी चलते हैं और पंखे भी चलते हैं, सारा कुछ चलता है। तो उसकी वजह से ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट्स आई हैं वो काबिल बर्दाश्त थी बिल की शक्ल में। यानी कि गर्मियों में अगर हमारा 1,500-2 हज़ार बिल आता था तो वो सर्दियों में उस फ्यूल एडजस्टमेंट के साथ आया है। अगर खुदा ना खासा गर्मियां होती और ये होता तो ये बिल तो बहुत बढ़ जाते। तो ये हमारे लिए भी एक बड़ी परेशान कुल सिचुएशन है। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आवाम को बहुत सारी ऐसे इकदाम जो आप करते हैं वो आवाम को बता नहीं पाते हैं, और डेफिनेटली आवाम इस सारी सिचुएशन से बिल्कुल नजर नहीं आते बिल्कुल ठीक है। तो आवाम जिस सिचुएशन से गुजर रही है सर, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं, प्राइसेस हाई होते जा रहे हैं। आपने जैसे बताया कि भाई आलमी मार्केट में ये सिचुएशन है तो हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि प्राइसेस को कम से कम किया जाए। सर, इंस्टेंट सोल्यूशन क्या है आवाम के लिए, रिलीफ क्या है, किस तरीके से इंस्टेंटली आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है? क्योंकि सर आप भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई तो पॉलिसी होगी ना, क्योंकि हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। आवाम का तो यही कहना है कि हमें ये टेक्निकल चीजें तो समझ नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट हमें हुकूमत महंगाई में कमी करे, रिलीफ दे। देखिए, मैं आपको अभी जो मैंने इतनी देर से ये बात बताई कि 8 हफ्ते से 7 हफ्ते हफ्तावार महंगाई गिरी है। अगर मैं आवाम को बोलूं कि पिछले हफ्ते से 15 रुपए किलो प्याज सस्ता हो गया तो वो आवाम उसको ग्रांटेड लेगी। मैं बोलूंगा टमाटर 100 रुपए से जो है 40 रुपए किलो होगी, आवाम उसको ग्रांटेड लेती है। आवाम कहती है नहीं ये छोड़ो, आप बताओ पेट्रोल क्यों महंगा हो। तो बात यह है कि जब पेट्रोल महंगा होगा ना तो सिर्फ हमें हैमर किया जाएगा पेट्रोल पे, जो 10 चीजें उसके साथ सस्ती होंगी उसकी बात नहीं होगी। तो मैं यही कह रहा था कि आवाम उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होती। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके मीन्स और बजट के अंदर चीजें रखें। अब रिलीफ की बात की, अब हम क्या कर सकते हैं? हमने 13 करोड़ लोगों के लिए और 2 करोड़ खानदान के लिए जो है एहसास राशन लॉन्च कर दिया, जो है वो महीने का 1000 रुपए का जो है 30% खाने के तेल, दालें और आटे पे जो है किसी भी 7 लाख करियाना स्टोर से जाके जो है ले लें, उनसे वो 30% कम लेगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने अभी जो है एहसास वॉलेट सेहत कार्ड लॉन्च कर दिए। एक हर घराने के जेब में 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड डाल दिया। कि पहले जो है लोग अपने इलाज के लिए कुछ पैसे रखते थे, खुदा ना खासा कोई बीमारी आ जाए तो इलाज कराना पड़े, अब वो हमने उससे उनकी जान छुड़वा दी है। अब ये पूरे पंजाब में, केपी में तो पूरा कवर हो गया, इस्लामाबाद में हो रहा है, पंजाब में शुरू हो गया। बदकिस्मत ये सिंध में नहीं हो रहा क्योंकि सिंध की हुकूमत ये ताउन नहीं करना चाह रही, वो कहते हमने नहीं देना। तो अब रिलीफ की शक्ल है ना कि अगर पेट्रोल बढ़ रहा है तो हम 3 जगहों से 4 जगहों से छोटा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर एट द एंड ऑफ द डे हमने भी अवाम पे खर्च कैसे करना है जब हमें अवाम टैक्स देगी? कोई हम सियासतदान जो है PTI की हुकूमत या पीपल्स
पार्टी की हम कोई अपने घरों से अपनी जायदादें थोड़ी बेचते हैं। मुजम्मिल साहब, वो तो जो आवाम देगी उसको वापस करना है। अब उसमें बैलेंस क्रिएट करना है, अमीर से लेना है, गरीब को देना है, अमीर को भी ऐसी पॉलिसी देनी है कि वो भी अच्छा कारोबार करे। तो ये तमाम चीजें, लेकिन होता क्या है कि एक पॉइंट को पकड़ के हैमर किया जाता है, लोगों को जो है मायूस किया जाता है। अब जैसे देखें, 1 तारीख को अगर पेट्रोल बढ़ेगा, पहली खबर ये लगेगी पेट्रोल पंप मार दिया। हालांकि 17% सेल्स टैक्स जो है पाकिस्तान की तारीख में सिफर ले रही है हमारी हुकूमत। हम टैक्स ही नहीं ले रहे, सेल्स टैक्स ही नहीं ले रहे उसमें, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करेगा। सीधा आएंगे और कहेंगे कि जी बम मार दिया। तो ये चीजें जिससे अवाम और परेशान। अच्छा मुजम्मिल साहब, देखें क़ता कलामी की माजरत, ये मेरे और आपकी तो समझने की बात है ना कि आप सेल्स टैक्स नहीं ले रहे, पहली मरतबा हो रहा है, लेकिन एक बंदा जो रोज़ाना जिसका 100 रुपये में हो जाता था वो 100 रुपये में नहीं हो रहा सर, उसके लिए तो बम ही है ना। सवाल मेरा आपसे ये है कि कल एक बड़ी अहम मीटिंग भी हुई, यकीनन अब ये लोकल से डोमेस्टिक से लेके अब इंटरनेशनल फिनोमेनन हो गया है। आए दिन कभी रशिया यूक्रेन का मामला, कभी कोविड के मामला, तो इस मामले में एक कल हमारी मुकामी स्तर पर बड़ी अहम मीटिंग हुई जिसमें ये कहा गया है कि जी आवाम पे ये जो बढ़ते पेट्रोल के प्राइसेस हैं इसके असरात को कैसे कम किया जा सके। क्या हमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए अपनी, या फिर इस तरह के दीगर मामला। तो क्या इस हवाले से आप मुझे अपडेट कर पाएंगे कि ये तो शॉर्ट टर्म है ना सर, एक तो हमने IMF से भी कह दिया है कि जी हम बढ़ाते रहेंगे ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव टू रिटर्न द मनी बैक, तो हमारी लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस, स्टोरेज बढ़ाना और ये वाले मामला, इस पर थोड़ा सा आप मुझे बताइए प्लीज़। लॉन्ग टर्म आपकी ऑयल डिपेंडेंस 85% है। स्टोरेज बढ़ा के क्या कर लेंगे? $90 का अगर ऑयल है तो वो $90 में स्टोर होगा ना आगे। मसला ये थोड़ी है। और आप अगर ये तो रख लें, लेकिन जब $30 पे आएगा तो फिर स्टोरेज हो जाएगी ना सर। एक तो ये, और दूसरे कि हम तो नहीं, मुजम्मिल भाई ये तो मैं दे ही नहीं रहा, ये तो मैं तजवीज़ नहीं दे रहा, कल ये हुकूमती तजवीज़ सामने आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ से आई है? मैं तो हर तजवीज़ में बैठा होता हूँ साथ। सर कल ब्रेकिंग न्यूज़ चली है और इसमें बाज़ाब्ता इस तरह की 5 से 6, जी मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये वाली सिचुएशन आप मुझे इस पे बता सकते हैं कि इस तरह की तजावीज़ सामने आई है वो कितनी एप्लीकेबल हैं, कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, या कितनी ज़्यादा इस पे अमल हो भी सकता है, नहीं हो सकता? देखें, पहली बात तो ये कि मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैं तो कल भी इस्लामाबाद, अभी भी इस वक्त भी इस्लामाबाद में और हर मीटिंग में होता हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये कि अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आजकल 20-25 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। अब मैं आपको कहूँ कि आप कितने दिन का टमाटर सेव कर सकते हैं? आप 2 महीने का कर लेंगे, 3 महीने का कर लेंगे, ठीक है ना। इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सिर्फ एक है, वो ये है कि आपको मुल्क में जो है एनर्जी अपनी प्रोड्यूस करनी होगी, एक्सप्लोरेशन करनी होगी। पिछले 5 सालों में जो है उन्होंने एक ऑप्शन जो है ब्लॉक जो है वो नहीं किया था PMLN की हुकूमत ने। ड्रिलिंग पाकिस्तान की ऑल टाइम लो चल रही थी, अब आके हमने ऑप्शन किए। इसका हल सिर्फ एक ही है, आपको अपने मुल्क से जो है वसाइल पैदा करने होंगे। गैस उल्टी हमारी डिप्लीट हो रही है, साल की 9% हमारे गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद हम आप बताएंगे कैसे सस्टेन करेंगे चीजों पे। अच्छा तो मुजम्मिल भाई, इसके अलावा एक तो आपने कहा कि टमाटर को हम स्टोर कर लें सर, टमाटर पेट्रोल में मतलब कुछ तो फर्क होगा, एक चीज। दूसरी आपने कहा ये किसने दी है, कितने दिन का आप कर लेंगे? $30। और दूसरी भाई, अरे सर मुजम्मिल भाई, अच्छा मुझे तो बोलने देना। देखिए मुझे मेरी सुन ले मेरे भाई, मेरी सुन ले, आप सुनाए फिर मैं सुनाता हूं। पाकिस्तान के पास जो है $20 अरब का सालाना जो है तेल इंपोर्ट होता है पाकिस्तान में। आप जो है पाकिस्तान के पैसे थोड़ी है कि आप चले $30 का भी है और हम समझेंगे पूरे पाकिस्तान में हम सबके घरों में टंकियां बनवा दें। तो हमारा पैसे थोड़ी है कि सबका तेल लेके 5 साल के लिए तेल वहाँ पे डंप कर। अच्छा तो मुजम्मिल साहब, तो ये तमाम चीजें हैं भाई, इसको सोचो तो सही। अच्छा तो मुजम्मिल साहब, यही चीज आप ओगरा को बोलेंगे जिसने ये तजावीज दी हैं कल? क्योंकि ये मैंने तो बैठ के नहीं दी ना, कल कहा कि बड़े हाई लेवल में तजवीज दी है। ओगरा ने ये तजावीज सेनेट की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट में जमा कराई है। मुझे बता दें अगर ये हाई लेवल की मीटिंग नहीं थी तो। नहीं, मुझे नहीं पता भाई। और ऐसी कोई तजवीज है ना तो 30 दिन की इस वक्त पाकिस्तान में स्टोरेज है, 40 दिन की हो जाएगी, 45 दिन की हो जाएगी। अमेरिका जैसे मुल्क में 4-5 महीने की होती है यार। अच्छा आप क्या मतलब समझ लें कि 4-5 साल की बन जाएगी कोई स्टोरेज पाकिस्तान में? अच्छा तो इसका मतलब ये है कि ओगरा ने ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल किस्म की ये चीज़ बताई है, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सॉल्यूशन ही नहीं है। ये आपके पास अगर $30 का कभी ऑयल जमा हो जाएगा तो 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? दिस इज नॉट ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो सर 2 महीने के पैसे तो बचेंगे ना एटलीस्ट? जी सर। जी बोले सर, 2 महीने के पैसे तो बचेंगे ना? इन्फ्लेशन 6 महीने की अगर साइकिल है तो फिर इससे 2 महीने का तो बेनिफिट मिल जाएगा ना? 17%।
हमने एक साल से 17% सेल्स टैक्स नहीं ले रहे। पेट्रोलियम लेवी जो 30 रुपए लीटर था वो हमने जो है वो भी 2 रुपए तक ले गए थे, अब वो हमने 17 रुपए में लेकर आए। हम 2 महीने में कई सालों, हम 1 साल से ज्यादा आपको रिलीफ दे रहे हैं। आप 2 महीने की बात कर रही हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने हमें, क्योंकि कल जो ओगरा की जितनी भी सिफारिशात आई हैं तो मुजम्मिल साहब के हवाले से वो इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्या वाकई इम्प्रैक्टिकल है? आगे चल पे इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। आगे चल के इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, सो कहीं मत जाइएगा। वापस आएंगे, मजीद चीज़ें डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो पीएसएल की रौनकें आज से शुरू होने जा रही हैं। पहला मैच भी आज होगा, लेकिन उससे पहले कुछ टीजर हुआ, और वो टीजर क्या था? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीएसएल से मुतालिक वीडियो में अपीयरेंस दी, और ये देखने वालों को थोड़ा शायबा हुआ होगा, लंदन ओलंपिक्स 2012 की इसमें झलक नजर आई। बिल्कुल, रमीज राजा और जेम्स बॉन्ड की जो एंट्री है उसमें क्या मुमास, मतलब कि हमारे रैम्बो रमीज राजा किसी जेम्स बॉन्ड से कम है क्या? वैसे याद होगा कि ये बड़ी ज़बरदस्त ओलंपिक्स 2012 बड़ी रंगारंग तकरीब थी, और जेम्स बॉन्ड जो मलका बरतानिया है उन्हें कैरी किया था उन्होंने, और उसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक वर्चुअल प्रेजेंटेशन थी और इट वाज फैबुलस। हाँ, लेकिन उसके बाद ये हुआ था कि हमने ये किया, और इसको बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये लीक कर दिया गया। नहीं, ये लीक नहीं हुआ है, बल्कि इट वाज सपोज्ड कि इसी तरीके से ये होगा, और इसी तरीके से हुआ। अच्छा, कितनी अच्छी बात है कि इसमें इमरान खान जो वज़ीर आज़म है उनको इन्वॉल्व किया गया। दिस शोज़ कि ये इवेंट कितना बड़ा है और पीसीबी इसको कितना सीरियस लेता है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कितना सीरियस लेते हैं। कई मरतबा वो कह चुके हैं कि मैं आ गया हूँ तो क्रिकेट तो मैं ठीक कर दूंगा। हमारा साल 2021 बहुत ज़बरदस्त हुआ है, और यही जो है अब हम कोशिश करते हैं इस पर बात करने की, क्योंकि पीएसएल का आगाज़ आज से हो रहा है। नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब होगी, और फिर पहला मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ अदील अज़हर मौजूद हैं। अदील भाई, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हम सब इंतज़ार तो कर ही रहे हैं आज के मैच का भी, आज की सेरेमनी का भी, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो एक टीज़र हमने बनाया था पीएसएल का, पीसीबी ने, उस पर मैं चाहूँगा आपके ज़रा कुछ कमेंट्स। Thank you so much, and Faisal, thank you so much for having me on here, and good morning to you all. And yes, I'm very happy, very excited. मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट फैंस होंगे, they will be very excited because हमारा ये flagship tournament है, and very close to our heart, and a very innovative, ये जो उन्होंने वीडियो एक छोटा क्लिप बनाया है, and I really like the way आपने इसको जो है 2012 के ओलंपिक खेलों के साथ जो है वो कंपेयर किया। गुड एफर्ट, आई वुड से इट वुड हैव बीन नाइस अगर ये ओपनिंग सेरेमनी में प्रेजेंट किया जाता, एंड ओवरऑल गुड एफर्ट। आई थिंक एक क्रिएटिविटी की जानिब ये स्टेप है, एंड आई एम प्रीटी श्योर दे विल इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड। सही, बड़ा डिफरेंट है और बहुत ज़बरदस्त लगा। अच्छा, ये बताइए, अब डेफिनेटली पीएसएल की जानिब हम बढ़ रहे हैं, तो टीम्स के हवाले से बताइए कि टीम्स का जो लाइनअप आप देख रहे हैं, टीम्स का जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, वो कैसा है? क्योंकि आज से अब ये मैचेस शुरू हो रहे हैं, तो क्रिकेट पाकिस्तान में एक जुनून की हैसियत रखता है। तो अब देखिए कि इन मैचेस के हवाले से जो इनके कॉम्बिनेशन है उसके हवाले से मैं बताएं कि आपको कौन सी टीम का लाइनअप जो है वो ऐसा लगता है ये परफेक्ट लाइनअप है, और कौन सी टीम में आपको लगता है कि यार इस लाइनअप में अगर ये चीज़ होती तो प्रॉपर होता। अच्छा देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, कल मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के तमाम टीमों ने जो अपने ड्राफ्टेड प्लेयर्स रखे हुए, मैंने उनकी लाइनअप्स देखी, और मुझे जो एक चीज वहां पे सबा जिसका अंदाजा हुआ वो ये था दैट मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले किसी पीएसएल में, पिछले जो 6 एडिशंस हुए हैं उसमें किसी पीएसएल में इतनी बैलेंस्ड लाइनअप्स हमें नजर आई हैं। आई थिंक ये ड्राफ्टिंग के बाद भी काफी सारे जो क्रिकेट के पंडित से पाकिस्तान में वो ये बात कह रहे थे, बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग हुई है, और आपके लिए सिर्फ टीमों को देख के ये कह देना कि यार ये टीम स्ट्रांग है, ये टीम वीक है। मुझे याद है पिछले पीएसएल में जब कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को हम देखते रहे, तो उसको देख के हमें अंदाजा होता था कि यार ये एक वीक टीम खेल रही है, एंड दे आर गोइंग टू सफर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। और ऐसे ही हुआ, हमने देखा दैट कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मैच जीतना मुश्किल हो गया था, एंड दे हैड देयर वर्स्ट। सही, बिल्कुल। तो अदील अज़हर साहब जो है इस पर हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, और फैसल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि जो लाइनअप है इस दफ़ा
जो ड्राफ्टिंग हुई है वो इतनी ज़बरदस्त हुई है कि उसमें अब हम मतलब अगर हम चूज़ करें कि हमारी फेवरेट टीम कौन सी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे सारे प्लेयर्स ही जो हैं वो इतने ज़बरदस्त है, इतनी बैलेंस जो है वो टीम सेलेक्ट की है इन्होंने। अपनी फेवरेट तो अभी जरा साइड ही करते हैं। अच्छा अदील, आज के पहले मैच के अगर प्लीज कीप दिस इन माइंड कि वो जो ओपनिंग सेरेमनी वाला जो टीजर है ना, उस पर हम जाते हुए लाजमी बात करेंगे क्योंकि उस पर तशनगी रह गई है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट टुडेज मैच। आज कराची वर्सेस मुल्तान सुल्तान, एक बहुत ही ज़बरदस्त साइड। इससे पहले कि मैं कराची किंग्स और उनकी नई किट की बात करूं, मुल्तान की बात करनी पड़ेगी आपको। और रिजवान की परफॉर्मेंस को अगर बहुत सारे लोग वो जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी उसको अपलिफ्ट मान रहे थे, उनकी साल 2021 की तमाम तर परफॉर्मेंस में बीइंग अ मुल्तान सुल्तान कैप्टन ने भी बड़ा अहम रोल अदा किया। इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक 2021 का जो उनका साल एज एन इंडिविजुअल रिजवान का अच्छा बनाता है। उसमें पाकिस्तान सुपर लीग मुल्तान सुल्तान का जीतना, हैसियत कप्तान उनका ये पहला टूर्नामेंट था और अपनी अच्छी फॉर्म में नजर आया, अपनी पीक फॉर्म में नजर आया। और मेरा ये ख्याल है कि रिजवान अगर अकेले ही परफॉर्म कर जाते हैं ऑन द बैटिंग साइड मुल्तान सुल्तान के लिए, आई मीन ही इज द T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, और अगर उसका वो एक मुख्तसर सा भी अगर मुजाहरा कर देते हैं, so he would be, मुल्तान सुल्तान would be a very tough team to beat. By the way, उनके एक इंटरनेशनल ड्राफ्टेड प्लेयर रोहमान पावल ने कल रात जो है वो बड़ी जबरदस्त सेंचुरी भी बनाई है फॉर वेस्ट इंडीज। सो वो इंतजार कर रहे होंगे कि बाकी उनकी लाइनअप, जो पिछला सवाल मैं जवाब कंप्लीट नहीं कर पाया, तो लेट मी जस्ट टेक फ्यू सेकंड्स। टीमों की लाइनअप्स एक्चुअली कंप्लीट होंगी आने वाले चंद दिनों में, बिकॉज बहुत से खिलाड़ी अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरी करके पाकिस्तान सुपर लीग अपनी आइसोलेशन को छोड़ के जो है मुकम्मल करके ज्वाइन कर रहे होंगे आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव। सो आज के मैच की जो आप बात करें, एब्सोल्युटली मुल्तान सुल्तान की पाकिस्तान टीम के दो टॉप प्लेयर एक दूसरे के आमने सामने होंगे बहैसियत कप्तान पहली बार, बिकॉज याद रहे पिछले साल तक कराची किंग्स की कप्तानी जो है वो इमाद वसीम कर रहे थे, इस बार बाबर आजम कर रहे होंगे। तो रिजवान और बाबर बहैसियत कप्तान एक दूसरे के आमने सामने, इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल साइट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बहुत तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा बात करें बाबर आजम की और कराची किंग्स के लाइनअप को देखें, तो आपको कैसे लगता है कि जो कराची किंग्स का लाइनअप है ओवरऑल, डेफिनेटली बाबर आजम से तो आज बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और बाबर आजम डेफिनेटली अब लीड करने जा रहे हैं, तो इसके लाइनअप के ऊपर थोड़ा सा बताएं कि कराची किंग्स के लाइनअप में आपको नहीं लगता कि अगर थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर कोई बैट्समैन होता तो लाइनअप इनका पूरा कंप्लीट हो जाना था? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक बैट्समैन की कमी है मिडिल ऑर्डर में इनके। नहीं, आई थिंक you've got a point, लेकिन मैं फिर यहाँ पे इस बात को एम्फसाइज करूंगा कि असल स्क्वाड्स जो है वो आके कंप्लीट होंगे आने वाले चंद दिनों में। लेट्स गिव देम 1 वीक और 10, आई नो वो टूर्नामेंट में थोड़ा टाइम आगे निकल चुका होगा, लेकिन देखिए बाबर जिस कैलिबर के प्लेयर हैं और बाबर जिस लेवल के प्लेयर हैं, आई थिंक उनका अपना अकेला चल जाना ही काफी होता है। वी नो ही टेक्स हिज टाइम, अपनी इनिंग को वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप करते हैं, लेकिन जब वो 6-7 ओवर 8 ओवर गुजार रहे होते हैं, ही इज वेरी टफ टू बीट। और नो रीजन व्हाई, ही वाज नंबर 1 प्लेयर दुनिया के T20 नंबर 1 इतने अरसे रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जिस खिलाड़ी को कराची किंग्स के मैं वाकई सही मानों में माइक्रोस्कोप लगा के देख रहा हूँ, वो इनके नौजवान विकेटकीपर रोहेल नजीर हैं, जिनको एज अ बैकअप कहा जा रहा है रिजवान का, कि रिजवान के बाद अभी तो खैर रिजवान इज टू अर्ली इन हिज करियर, लेकिन पाकिस्तान में जो नंबर 2 विकेटकीपर की पोजीशन है वो ये ले सकते हैं। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही विल बी गेटिंग एडिक्वेट टाइम। इनको अभी तक यही कहा जाता है कि जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेल रहे थे, इनको बेचारों को बेंच काफी किया जा रहा था, PSL में भी ये ज्यादा नहीं खेल पाए, बट दिस वुड बी हिज अपॉर्चुनिटी देयर। तो कुछ एक्साइटिंग नाम है फॉर श्योर। कराची किंग्स का थोड़ा सा मुख्तलिफ सी है लाइनअप है कंपेयर टू देयर प्रीवियस सीजन, बट इमाद वसीम इन द मिडिल ऑर्डर, मेरे ख्याल से आई थिंक दैट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर देम। हम मजीद बात करते हैं, अदील आपसे हमारे साथ ही रहना है आपने। कुछ ज़रा आप स्टार्ट्स की बात कर लें थोड़ा। पाकिस्तान सुपर लीग के अब तक जो खेले गए 6 सीज़न हैं उसमें गेंद और बल्ले में खूब जोड़ पड़ा है, तो बैटिंग में बॉलिंग में कौन है सबसे आगे? ज़रा इस पर नज़र डालते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। और इस बार ये एक्सपेक्टेशंस है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन जब हम रिकॉर्ड तोड़ने की बात करते हैं तो एक ही शख्स का नाम जहन में आता है, शाहिद आफरीदी। अदील, थोड़ा सा डिसअपॉइंट ज़रूर हुए होंगे लोग जब उन्होंने ये खबर सुनी होगी कि शाहिद भाई जो हैं वो ओपनिंग मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल होगी। देखिए, शाहिद आफरीदी अपना आखिरी PSL खेल रहे हैं। शाहिद पाकिस्तान की लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के मेरे ख्याल से लेजेंड, अगर सबसे बड़े लेजेंड है। मैं वो जो स्टार पावर थी, बाबर आप कह सकते हैं कि शायद उस लेवल पे आने वाले सालों में पहुंच सकते हैं, लेकिन शाहिद आफरीदी वो नाम अकेला जो है स्टेडियम को भर दिया करता था, जिस तरह क्राउड उनका इस्तकबाल किया करती थी, एक एक उनके शॉट पे जिस तरह चीयर करती थी। आई वाज पर्सनली वेरी एक्साइटेड। कोयटा ग्लैडिएटर्स के उन्होंने चूज किया था एज अ टीम जिससे वो अपना आखिरी सीजन खेलना चाहते थे।
वाकई बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के कि जो उनकी कमर में तकलीफ हुई है। हाउएवर ही हैज रिज्यूम्ड, वो कंसल्टेंसी के बाद, कंसल्टेंट से मिलने के बाद वो एक बार फिर से आइसोलेशन में आ गए हैं और 3 दिन बाद होपफुली जब वो आइसोलेशन से निकलेंगे तो उसके बाद दोबारा उनका टेस्ट किया जाएगा। And as a cricket fan, as a big fan of Lala myself, I would really want to see him कि वो पहले मैच से बल्कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए पूरे मैच खेलें और अपने आखिरी PSL को बहुत यादगार बनाकर जाएं। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि अपने इस PSL को वो यादगार बनाएं। अच्छा अदील अज़ीज़ साहब, जिस तरीके से अब आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वहीं अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले ICC के जो अवार्ड्स हुए उसमें बड़ा कारनामा किया हमारे प्लेयर्स ने। तो जब इस तरह के अवार्ड्स में हमारे प्लेयर्स नामजद होते हैं तो जो बाकी टीम है उसके ऊपर भी प्रेशर आता है, उसकी भी ये कोशिश होती है कि वो कोई भी इवेंट खेल रहे हो, डोमेस्टिक खेल रहे हो, इंटरनेशनल खेल रहे हो, कोई भी लीग्स खेल रहे हो, तो वो भी अच्छा परफॉर्म करें। तो आपको क्या लगता है कि इतनी अच्छी खबरों के बाद अब PSL के अंदर मजीद कितनी स्पिरिट देख रहे हैं आप प्लेयर्स के अंदर? देखिए, इस वक्त हमें ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट की बात करनी पड़ेगी। सबा हमारी क्रिकेट हैज हिट अ पर्पल पैच जिसे कहा जाता है ना। आप इमरान खान साहब का जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि उन्होंने वादा किया था कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड क्लास टीम बनाऊंगा। शुरू में लोग पिछले साल तक यही बात करते थे कि यार उन वादों का क्या हुआ, बिकॉज जो टीम की मैनेजमेंट चल रही थी, जिस तरह PCB का मामला चल रहे थे, हमने पिछले 5-6 महीने में एक तब्दीली देखी है ओवरऑल। और मैं जब लास्ट टाइम आप लोगों के साथ प्रोग्राम में स्टूडियो में भी था तो हम यही बात कर रहे थे, इस वक्त जो टीम की जो स्पिरिट है, वो जो टीम वर्क उनमें नजर आ रहा है, बाबर जिस तरह लीडर चल रहे हैं, वो जो सियासतबाजियां हमारे यहाँ और खलीफागिरी जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं, वो जो क्रिकेट टीम में चल रही थी, वो आपको चीज नजर नहीं आ रही है। आई सी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ ये सीरीज खेली जाएगी, ये पूरा PSL खेला जाएगा और हमारे खिलाड़ियों को अब इस बात का अंदाजा होगा कि वो किसी आम छोटे मोटे प्लेयर्स के साथ नहीं खेल रहे हैं। जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो जो नौजवान, जस्ट थिंक अबाउट दोज इमर्जिंग प्लेयर आपको एक खिलाना होता है अपनी टीम में। थिंक अबाउट दैट प्लेयर जब वो खेल रहा होगा बाबर के साथ और रिजवान के साथ, व्हाट विल बी गोइंग थ्रू हिज माइंड कि मैं दुनिया के 2 टॉप बैट्समैन के साथ जो है वो मैं खेल रहा हूँ। इट ऑल साउंड सो वेल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और HPL PSL का जो इसमें रोल है पाकिस्तान में क्रिकेट को आगे लाने के लिए, यस 1-2 साल 3 साल लगते हैं इसमें, लेकिन आप देखिए कि हमारी जो क्रिकेट की इस वक्त बेंच स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, स्पेशली लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, ये सारे PSL स्टार्स हैं, ये सब PSL से निकल कर आए। सो आई थिंक ऑल इन ऑल वेरी गुड साइन। अच्छा अदील, मैं चाहूंगा आखिर में दोबारा से उस जरा जेम्स बॉन्ड टाइप टीजर की बात कर लें हम। मतलब एक जानिब जो है डैनियल क्रेग चलते हुए आ रहे हैं, दूसरी जानिब हमारे रैम्बो रमीज राजा क्या टक्कर दे रहे हैं ज़बरदस्त। फिर वो एक जानिब हम देख रहे हैं कि द क्वीन हर मैजेस्टी वो जो है उनको कंपनी करती हैं, दूसरी जानिब हमारे PM वो रमीज राजा को कंपनी करते हैं। यहाँ तक तो बड़े ज़बरदस्त चले मामलात। क्या ही अच्छा होता है कि अगर उसको थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाया जाता, बिकॉज एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। वो वाले टीजर की तो बात ही अलग है ना, कि जहाँ पे बताया गया कि वो हेलीकॉप्टर लेके डैनियल क्रेग उड़े और फिर वहाँ से उन्होंने पैराग्लाइड कर दिया और फिर देन द नेक्स्ट फ्रेम खुला तो उसमें जनाब अली क्वीन भी थी, उसमें ड्यूक ऑफ एडिनबरा भी थे, सारे मामला ज़बरदस्त थे। अगर ये कल हो जाता और इमरान खान साहब बल्कि आज आ जाते इसी तरीके से, क्या ही बूम मिलता, ज़बरदस्त। वाकई आई थिंक देखिए, सबसे पहले तो आपके बात समझनी पड़ेगी, रमीज राजा इज अ वेरी मीडिया सेवी गाय। कमेंटेटर रहे हैं, दुनिया के टॉप कमेंटेटर्स के साथ उन्होंने कमेंट्री की है। हिमसेल्फ इज अ ग्रेट कमेंटेटर। उनको मीडिया की जो ये चीजें, हाउ टू प्ले विद दैट, वो काफी अंदाजा है। अभी आपने PCB अवार्ड्स देखे थे, वो खुद ही होस्ट कर रहे थे, वो इसलिए उन्होंने कहा यार वो कमेंट्री का तो मौका नहीं मिल रहा, चलो यार वो प्रोग्राम का मेजबान ही बन। And I don't blame him for that. I mean, हर मीडिया के बंदे के साथ they know how to be in the limelight. और ये जो आप वीडियो देखे हैं, तो ये वो limelight वाली कहानी है, and there is nothing wrong in that. Yes, you are right. ये अगर सीन आज हो रहा होता, काफी बड़ा मजा आता है। I mean, expecting. I mean, ये देखिए, by the way, वो जो पैराग्लाइडिंग करते हुए आए थे, वो क्वीन नहीं थी। आपको पता ना, क्वीन एलिजाबेथ II नहीं थी, वो उनका एक डमी एक उनका था जो कि वो लेकर आए थे, या कहते हैं ना बॉडी डबल जिसे कहा जाता है। तो इमरान खान साहब के तो बॉडी डबल पाकिस्तानी मीडिया में इतने नजर आ रहे होते हैं, किसी को भी लाया जा सकता था। खान साहब पहले से मौजूद हो सकते थे वहां पे, बट एटलीस्ट आई थिंक स्टार्ट ऑफ सम क्रिएटिविटी। I know कुछ लोग सियासी वजूहात की बिना पर were being overly negative about this thing, and I said यार take it in good spirit यार, it's cricket. I mean it's beyond cricket, politics. obviously. ये वो चीजें जो हमें यूनाइट करती है, सो इसमें सियासत के चक्करों में हम नहीं पड़ते। यस, हो सकता है
सकता है अगले PSL में खान साहब स्टेडियम आ भी जाए। बिल्कुल ठीक कहना है जी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बहुत शुक्रिया अदील अजहर हमारे स्टूडियोज में हमसे गुफ्तगू और ज़बरदस्त बातें हुई हैं आज PSL के हवाले से, और जो टीज़र है उसके हवाले से फैसल ने भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है एलिब्रेट की। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ये खुशियाँ बरकरार रहें, और जितनी हमारे मुल्क में ये खुशियाँ बरकरार रहेंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि PSL फैसल एक वाहिद इवेंट है पाकिस्तान का जिसमें हम देखें कि दुनिया भर में जो पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, जो पाकिस्तान का इमेज जाता है दुनिया भर में, वो PSL के हवाले से जाता है। और लोग सेलिब्रेशन के हवाले से बात करते हैं, क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, हमारे टैलेंट के हवाले से बात करते हैं। 2012 का ये टीजर देख के उन लोगों को बहुत नाउम्मीदी हुई होगी जो इट्स टाइम को सियासी मानों में ले रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑपरेशन के लिए अस्पताल में दाखिल होना पड़े तो वो सहूलियात मुफ्त आपको होंगी, और आप किसी भी अस्पताल में जो पैनल के ऊपर है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें जाके इलाज करवा सकते हैं। चाहे आप गरीब तरीन हैं, आपके पास अगर खाने के पैसे भी मुश्किल हैं तो शायद ये, लेकिन इलाज आपका 10 लाख रुपए तक का जो है 1 साल का ये फ्री है। तो मेरी तो दरख्वास्त होगी अपनी टीम्स के साथ इसका भी जिक्र करें, ताकि जब उनको लोगों को एहसास होगा कि हमारी हुकूमत, हमारी रियासत हमारे साथ खड़ी है, तो फिर वो आपके इन कैंपेन्स में, टीकों में भी आपका साथ देंगे। तो आपकी तवज्जो का शुक्रिया, और मैं देख रहा हूँ कि हमारी टीम्स बहुत मेहनत से कर रही हैं। आप लोगों को आफरीन है, और मैं शाबाश देना चाहता हूँ कि मुश्किल तरीन हालात में जगह जगह जाके आप करते हैं। लोगों की रेजिस्टेंस आती है, आप उसको भी सुनते हैं और उसको जवाब भी देते हैं, और उनको समझाते भी हैं कि आखिरकार क्या फ़ायदा है इन कैंपेन्स का। तो मैं आप सबकी तवज्जो का भी शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पोलियो को हम, ये जो 2022 है, इसको इंशाल्लाह हम इसको आखिरी साल होगा ये, इसके बाद इंशाल्लाह हम पोलियो का केस नहीं देखेंगे, लेकिन इसके लिए आखिरी जो हमें मेहनत करनी है वो बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान गुफ्तगू कर रहे थे DI खान में, और वो कह रहे थे कि वैक्सीनेशन का अमल भरपूर तरीके से जारी है। पोलियो के हवाले से वो बात कर रहे थे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि 2022 पोलियो का आखिरी साल साबित होगा। आगे बढ़ते हैं, और शादी का दिन यादगार बनाना हर जो है दुल्हन की ख्वाहिश होती है और दूल्हे की ख्वाहिश होती है, लेकिन कहीं कहीं देखा गया है प्रॉब्लम आती है कि सामने मर्द फोटोग्राफर हो तो एक हिचकिचाहट होती है। बिल्कुल, और इसीलिए लाहौर में ख़वातीन फोटोग्राफर से हसीन यादों को खूबसूरत तरीन बनाने का रुझान जोर पकड़ गया है। आयशा ता रिपोर्ट कर शादी का दिन हर जोड़े की जिंदगी का अहम तरीन दिन। डिजाइनर के महंगे मलबूसात, खूबसूरत ज्वेलरी, स्टेज और हॉल की सजावट को कैसे बनाया जाए यादगार, इसके लिए होता है बेहतरीन फोटोग्राफर का इंतखाब। दुल्हन के नाज भरे अंदाज और सामने अजनबी कैमरामैन शादी का एक मुश्किल मरहला होता है, इसीलिए लाहौर में ख़वातीन फोटोग्राफर्स को बुलाने का रुझान बढ़ने लगा है। फीमेल फोटोग्राफर के साथ फैमिली और ब्राइड दोनों बहुत कंफर्टेबल होती हैं, इस वजह से फीमेल फोटोग्राफर की ज़्यादा जो है डिमांड आजकल है मार्केट में। मारिब गुज़श्ता 6 बरस से अपने कैमरे में 9 ब्याहता जोड़ों की यादें समेट रही हैं। और देखना उधर है। सिर्फ यही नहीं, मारूफ सलीम भी अरूज और अली के खास दिन को यादगार बना रही हैं। फोटोग्राफर मोहसिन ने ख़वातीन की हिचकिचाहट को दूर करने का कुछ यूं हल निकाला। अपनी बीवी अस्मा के साथ मिलकर फोटोशूट शुरू कर दी। मैं खुद फोटोग्राफी करता था, अभी ब्राइडल मेरे साथ जरा कंफर्टेबल नहीं होती, मीन हम उसका ड्रेस वगैरह ऐसा कुछ ठीक नहीं कर सकते, तो कपल के साथ, फीमेल फोटोग्राफर के साथ मुझे या सब कुछ ये चीज़ें होती हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा उनका कंफर्टेबल हो जाता है। लोग जो है ना कंपैरेटिवली मेल से करवाने की बजाय एक कपल होता है जब हम लोग, तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। हुस्न देखने वाले की आंख में होता है। ख़वातीन फोटोग्राफर इस मकौले को हकीकत का रूप दे रही हैं। शादी के बंधन में बनने वाले खूबसूरत जोड़ों की तस्वीर बनाती और इन लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज करती ये फोटोग्राफर्स सबूत है इस बात का कि ख़वातीन किसी भी मैदान में मर्दों से कम नहीं होती। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा ता समा, लाहौर।
तो चले जनाब, ये पैकेज आपने देखा और ज़बरदस्त किस्म की बात ये है, अच्छी बात ये है कि हर बंदा अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली जो है वो फोटोग्राफर हायर करता है। लेकिन मुझे जो अच्छी बात लगी वो ये लगी कि हमारे यहाँ जो फीमेल फोटोग्राफर्स हैं वो भी ब्राइडल शूट्स कर रही हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। अगर किसी को लगता है कि वो मेल फोटोग्राफर्स जो हैं उनके साथ कंफर्टेबल हैं तो वो डेफिनेटली उनको हायर कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को लगता है कि जो फीमेल फोटोग्राफर्स हैं वो उनके साथ कंफर्टेबल हैं तो ये सहूलत मैसर है कि हमारे यहाँ फीमेल्स भी इस फील्ड में अब अच्छा, ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, फीमेल फोटोग्राफर्स तो अब काफ़ी अरसे से ये काम कर रही हैं। इवेंट टू इवेंट बहुत ज़्यादा वेरी करता है, जैसे कि बहुत सारे घरानों में जो मेहंदी मायूं का फंक्शन होता है या तो उसमें फैमिली ओनली इनवाइटेड होती है या फिर सिर्फ फीमेल्स ओनली होती हैं, तो उसमें जो घर के बड़े होते हैं वो अक्सर एक जो है वो उठाते हैं कि यार ये कौन मर्द है जो आ गया। तो अपने अपने सोच की बात होती है। हाँ, यहाँ पे ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि मेल फोटोग्राफर हो या फीमेल फोटोग्राफर, वो अपनी रिस्क कमाने के लिए आ रहा है, तो आप सिर्फ इस वजह से किसी को मना ना करें अपनी तस्वीरें अक्सबंद करवाने पे कि वो मेल है या फीमेल है। अगर जेंडर इक्वालिटी पे इतनी बात हो रही है तो शायद यहाँ भी हमें थोड़ा सा अपनी लचक दिखानी चाहिए। और वैसे शादी की बात हो ही रही है तो हमने ये तो बता दिया कि फ़ीमेल फोटोग्राफर के साथ कंफर्ट लेवल होता है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा कंफर्ट लेवल होता है ना, जो बेचारा दूल्हा होता है उसको होता है खर्चे का, क्योंकि शादी है खर्चे का घर। हमारे जैसे माशरे में जहाँ पे ख्वाहिशात जो हैं वो ख़त्म नहीं होती, बढ़ती जाती हैं और उसमें जो लड़कियाँ होती हैं वो हर बार नए कपड़े पहनना चाहती हैं और दुल्हन जो होती हैं वो ब्राइडल, आजकल इतने ज़्यादा कपड़े महंगे हो गए हैं कि बेचारा कोई मिडिल क्लास पहले अपना गुर्दा रखवाए फिर वो जो है ब्राइडल ड्रेस ले ले अपनी दुल्हन के लिए। लेकिन इतने महंगे कपड़े लेने के बाद वो दोबारा काम नहीं आते, ये एक जो है सामने बात आती है। तो मेरी को-एंकर सबा शेख वो एक जगह गई और उन्होंने उन तमाम लड़कों का जो सोच रहे हैं कि वो गुर्दा रखवा दें और फिर ब्राइडल जोड़ा ले लें, उनका मसला हल किया। कैसे, ज़रा देखिए। भाभी, बहनें, देवरानियां, जेठानियां, अम्मी जान और सासू माँ, आप सबके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब आपको महंगे लाखों रुपए के ड्रेसेस खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिल रहे हैं ब्राइडल, ग्रूम और पार्टी वियर ड्रेसेस जो कि आप रेंट पर भी ले सकते हैं। और न सिर्फ ये कि इनकी जो कीमत है वो लाखों रुपए से लेकर हजारों में भी है, लेकिन आप अपनी जेब के मुताबिक यहाँ पर आइए और बिना बहुत सारे पैसे खर्च किए किराए पे ये ड्रेसेस लीजिए। यहाँ पर हैं भाभियों के लिए भी कपड़े और नंदों के लिए भी कपड़े और यहाँ पर तमाम रिश्तेदारों के लिए कपड़े हैं, तो बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये पैसे बचाइए, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस शॉप में क्या कुछ है आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ पर आप, मैं देख रही थी बड़े शौक से आप ड्रेसेस वगैरह आप देख रही थी, तो ये बताइए कि आपको ब्राइडल वेयर आप देख रही हैं या पार्टी वेयर देख रही हैं? नहीं, मैं तो पार्टी वेयर लेने आई हूँ, अपने लिए लेने आई हूँ ड्रेसेस। तो यूजुअली हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं उसमें हम लोग ये करते हैं सारे ही कि महंगे ड्रेसेस लेते हैं और फिर वो एक दो दफ़ा ही पहनने में आते हैं और फिर वो रखे रह जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर रेंट पे ड्रेस लेने के लिए आई हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, मैं रेंट पे लेने आई हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली भी कज़न की शादी थी, उससे पहले भी कज़न की शादी, कपड़े भी दोबारा रिपीट हो चुके हैं, तो अब बार बार अच्छे और महंगे कपड़े लेके गए ना बहुत हो गया और कपड़े बहुत ख़त्म भी हो गया, पैसे भी, बजट भी। तो मैं रेंट पे यहाँ पे लेने आई थी, तो यहाँ पे काफ़ी ड्रेसेस बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब जिस तरह मैं मार्केट में निकलूँ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव 45,000 35,000 के हैं जो कि मैं नहीं ले सकती। तो मैं रेंट पे यहाँ पे लेने आई हूँ तो लाइक 3500 4500, तो बहुत आसानी है मेरे लिए कि मैं यहाँ से काफ़ी सारे ड्रेसेस ले सकती हूँ। तो इससे पहले आपने रेंट पे लिया या फर्स्ट टाइम आप? नहीं, मैं यहाँ से ले चुकी हूँ इससे पहले भी मैंने लिया है और इवन मेरी कज़न ने ब्राइडल ड्रेसेस भी लिए हैं यहाँ से ना, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बहुत सेटिस्फाई हो के वो यहाँ से गए थे। क्या बाकी अच्छा आइडिया है रेंट पे लेना कपड़े? बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं भी इधर आई हूँ कि एक दफ़ा पहन लो, वापस तो आपने पहनने नहीं होते, फिर आपकी सिर्फ कबर्ड्स में होते हैं, दोबारा तो यूज़ हो नहीं रहे होते। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली ये अच्छा आइडिया है कि आप रेंट पे लो और एक बार पहन के। सही। तो कितने क्या प्राइस बताया इन्होंने आपको पार्टी वियर ड्रेसेस के? मोस्ट 3500 स्टार्ट है, उससे अप टू जितना भी चला जाए। रेंट तो
इस वक्त यहाँ पर मैं एक ड्रेस के साथ में मौजूद हूँ और ये तकरीबन 8 से 12 लाख का ड्रेस है और ये एक डिज़ाइनर ड्रेस है। तो आप ये बताइए कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस है, तो अगर जो लोग इसको रेंट आउट करते हैं मतलब तो उनके लिए कितना रेंट कर देते हैं आप? अगर ये डिज़ाइनर ड्रेस की मैं बात करूँ, इस ड्रेस की जो है टोटल अगर हम आपसे रेंट बात करूँ तकरीबन 50 से 55,000 इसका रेंट है। अगर आप ये किसी डिज़ाइनर से भी लेने जाएँ तो ऑब्वियसली आपको लाख तक में भी वो चीज़ नहीं मिल सकती। तो ये एक अच्छे अमाउंट का ड्रेस है जिन्होंने परचेज़ किया हो, जो कि हमारे पास रेंट पे है। बिल्कुल अगर आप लेना चाहें तो एट मैक्स एट 50 to 55,000 तक आप ले सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं शरारा, इसकी जो प्राइस है ये तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए तक की या 12 लाख रुपए तक की है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका जो रेंट है वो ज़रा हमें बताएं कि इसका रेंट कितना है? इसका जो टोटल रेंट है वो है 1 लाख रुपीज़, जो कि आपको 7 डेज़ के लिए दिया जाएगा ये ड्रेस। एंड देन इसमें जो है और आप जो है 3 दिन पहले आपको दे दिया जाएगा एंड देन 3 दिन बाद आपसे ड्रेस रिटर्न दे लिया जाता है। और लोगों को इतना पता भी नहीं कि ऐसे डिज़ाइनर ड्रेसेस भी रेंट पे मिल सकते हैं अभी। बिल्कुल, और वाकई में लोगों को ये पता नहीं है कि जो डिज़ाइनर के ड्रेसेस हैं वो भी रेंट पर मिल सकते हैं। 8 से 12 लाख तक का ये शरारा है और जिस तरीके से मैंने इस शरारे के दुपट्टे को हाथ में लिया हुआ है तो मुझे लग रहा है कि ये वाकई बहुत हैवी शरारा है। अच्छा आइडिया है ये, रेंट पे कपड़े ले लें और फिर उसके बाद जो है वो आप वापस कर देते हैं, आपके पैसे बच जाते हैं थोड़े। मेरा ओपिनियन यही है कि जो लोग बहुत कॉस्टली और महंगे महंगे ड्रेसेस लेते हैं वो, क्योंकि ये तो एक ही बार यूज़ होते हैं, उसके बाद बस अलमारियों की जागीर बन जाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आएँ यहाँ पर और रेंट पर ड्रेस लें, क्योंकि ये एक ही बार पहनने होते हैं, उसके बाद तो वैसे भी यूज़ नहीं होते। तो इसीलिए मैंने भी यही सोचा कि इतने महंगे ड्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से ड्रेस लें और एक फंक्शन पे वैसे भी एक ड्रेस पहन ले तो वो बाद में सेकेंड फंक्शन पे पहनने को दिल भी नहीं चाहता। आप कनाडा से आई हैं? जी बिल्कुल। शादी है आपके घर में? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे ऊपर मक्का का देखने आए थे, किसका वेट करी तो मैंने ये चीज़ देखी, मैं नीचे आई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ पे आके अपने जो भी हैं चीज़ें देखें करें। और ये वहाँ पे भी ये ट्रेंड है। अच्छा, कि शादी ब्याह के कपड़े रेंट पे मिलते हैं, लोग पहनते हैं और हाँ बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग इस चीज़ को बड़ा माइंड करते हैं कि नहीं शादी है, भाई की शादी है, या खुद अगर ब्राइड या ग्रूम ने ड्रेसेस लेने हैं तो वो डिज़ाइनर के ही होने चाहिए, वो हाई फाई होने चाहिए, वो बड़े महंगे होने चाहिए। आप क्या कहेंगी इस बारे में? वेस्ट ऑफ मनी, वो वन टाइम वेयर होता है, उसके बाद मेरे ख्याल से मेरा भी शादी का रखा ख़राब ही हो गया ना, तो वो दोबारा कोई भी नहीं पहनता, बच्चे यहाँ भी नहीं पहनती, हम भी नहीं पहनते। तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप इस तरह करो ना। तो ये कितना अच्छा आइडिया है कि आप रेंट पे यहाँ से कपड़े लें और फिर आपके जो पैसे हैं वो भी बच जाते हैं और जो ड्रेसेस रखे रह जाते हैं वो भी फिर बाद में रखे ख़राब हो जाते हैं, तो रेंट पे लें और फिर वापस कर दें। मैं कनाडा से आया हूँ, पैसों का मसला नहीं है, लेकिन ये पैसे ज़ाया हो जाएंगे। आप कपड़े देख रहे हैं, पार्टी वियर देख रहे हैं ड्रेसेस? नहीं, ये मेरे ब्रदर की शादी है तो उसके लिए हम शेरवानी देखने आए थे। तो ये कितना मतलब सही रहता है कि आप इतनी महंगी शेरवानियाँ जो होते हैं वो एक दफ़ा बनाते हैं और फिर वो बाद में आपके काम नहीं आती हैं, और यहाँ से रेंट पे इस तरह से आप अगर शेरवानी लेके जाएंगे तो उसका आप समझते हैं वाकई फ़ायदा है? जी, रेंट में तो बिल्कुल सही फ़ायदा है, क्योंकि जब हम अपनी परचेज़ करते हैं तो उसमें फ़ायदा नहीं है, तो फिर बाद में कौन यूज़ करेगा उनको। तो अभी हम रेंट पे ले लेते हैं तो उसमें फ़ायदा क्या वापस दे दें। तो आपके भाई नहीं आए अपनी शेरवानी खुद यहाँ से देखने के लिए? नहीं, मैं और मेरी सिस्टर आएंगे। मेरे साथ इस शॉप की जो को फाउंडर हैं सिद्रा मुजाहिद, वो मौजूद हैं। आप ज़रा सा मुझे ये बताइएगा कि आपकी शॉप में जो ड्रेसेस हैं, सबसे महंगा वाला जो ड्रेस है आपका वो कितने का? हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इस वक्त एक्सपेंसिव ड्रेस जो है उसका रेंट 1 लाख है। हाँ। लेकिन उसकी फिर अपनी जो एक्चुअल वर्थ है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस हिसाब से हम लोग ड्रेसेस के रेंट रख रहे होते हैं। मतलब ब्राइडल ड्रेसेस का होता भी है कि आपने एक दफ़ा पहन लिया। हाँ। हमारे पास बेसिकली लोग अपने ड्रेसेस लेंड भी करते हैं। हाँ। उससे अर्न भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 99% ऑफ द टाइम यही मैसेजेस आते हैं, हमने सिर्फ एक दफ़ा पहना है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ। तो उस वजह से हमने इस चीज़ को रखा है कि जो लोग उस जगह को मतलब उस चीज़ को नहीं रखना चाह रहे हैं अपने पास, तो हमसे रेंट पे ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ पहननी तो एक ही दफ़ा है, शादी एक ही दफ़ा होती है, तो उसको सही से कर लें। अच्छा सिद्रा, ये बताइए कि जो लोग आते हैं आपके पास,
तो वो आपसे रेंट पे कितने दिन के लिए ड्रेसेस लेके जाते हैं? अगर किसी की शादी है और उसने आपसे शरारा लिया है तो कितने दिन के लिए आप लोग देते हैं? अच्छा, अगर ब्राइडल ड्रेसेस है तो वो हम इवेंट से 3 दिन पहले देते हैं, इवेंट के 3 दिन बाद जो है वो फिर रिटर्न लिया जाता है। और अगर नॉन ब्राइडल ड्रेस है तो वो फिर इवेंट से 1 दिन पहले देते हैं और इवेंट के नेक्स्ट डे पर उनसे पिक हो रहा होता है। सही। एक चीज़ जो मेरे जहन में भी है और जो यहाँ पर आपसे कपड़े लेने के लिए आएंगे रेंट पे, डिफरेंट लोग जो है ये कपड़े वेयर कर रहे होते हैं, तो इसमें आपका हाइजीन का क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आप इन कपड़ों की टेक केयर करते हैं ताकि किसी और को वो कपड़ा जो है वो ड्रेस पहनते वक्त बाद में प्रॉब्लम नहीं हो? जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आई थी वो हाइजीन ही की थी। ये जो कि अगर एक ड्रेस जो है बार बार अगर वेयर किया जाएगा तो उससे स्किन एलर्जीज़ ना हो या फिर कोई भी ऐसा इश्यूज़ ना हो। और स्पेशली आजकल जो है कोविड की भी सारी सिचुएशन चल रही है, तो हमारे पास जितने भी ड्रेसेस हैं वो जब भी ऑर्डर प्रोसेस पे जाते हैं उससे पहले ड्राई क्लीन होते हैं और ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद भी वो ड्राई क्लीन होते हैं, ताकि हम जितनी अपनी तरफ से हाइजीन को कंट्रोल कर सकते हैं हम उस चीज़ को मैनेज कर रहे हों। सही। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि ये लोग सिर्फ रेंट पर कपड़े ही नहीं देते, बल्कि अगर आपके पास महंगे महंगे ड्रेसेस हैं तो आप सिद्रा से रब्ता कर सकते हैं, ये आपके ड्रेसेस भी रेंट पर दे सकती हैं और जो इतने महंगे ड्रेसेस आपने ख़रीदे वो सिद्रा आपको उसके रेंट के हवाले से बता सकती है, तो आप उससे भी पैसे अर्न कर सकते हैं। एग्जैक्टली। उसका तरीका यह है कि आपको अपनी ड्रेसेस की पिक्चर्स हमारे साथ शेयर करनी होती है। हमारी वेबसाइट पर इसका कंप्लीट फॉर्म है, वहाँ पर आप जब फॉर्म फिल करेंगे और उस कैटेगरी में जब भी स्पेस होगी आपको कॉन्टैक्ट किया जाता है हमारी तरफ से, और वो ड्रेसेस आपका जब जब रेंट पे जाएगा आपको जो है आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो हमने आपको दिखाया कि इस शॉप पर कितने अच्छे जोड़े हैं और यहाँ पर लोगों के जो व्यूज़ हैं वो क्या हैं, और लोगों का यही कहना है, मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि ये एक अच्छी हैबिट है कि हम इस तरह से अपने पैसे बचाएं और यही पैसे हम कहीं और भी इन्वेस्ट कर लें। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर आइडिया हो नहीं सकता। तो सोचें, जहां आप 1 लाख का जोड़ा ख़रीदने जा रहे हैं वहीं आपको वो चीज़ 10 से 12 हज़ार में मिल जाए, और वो भी ऐसी चीज़ जो आपने एक बार पहननी है। अच्छा, कई बहाने ऐसे होते हैं जो ख़ातीन जा रही होती है ना बेचारे अपने शौहरों को लेके, वो उनके शौहर उनसे कहते हैं कि तुम ये जो ले रही हो ये तुमने एक ही बार पहन। नहीं, जब मेरी छोटी वाले की होगी तो भी तो पहनूंगी, और जब उस छोटी वाली का बेटा पैदा होगा तो भी तो पहनूंगी, और जब उसके बेटे की शादी हो रही होगी तो भी मैं पहनूंगी। तो बहाने होते हैं अपने अपने, लेकिन जैसा हमारा माशरा है ना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन जो हमारा दिखावे वाला माशरा है, जो बनावटी माशरा है, वो बेचारा वो लड़की के बाप और शौहर, ये दो जो होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा पिसरे होते हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ा अच्छा स्टेप है कि अगर आपको किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, यानी कि मैंने किराए पे लिया है, नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्या बताने की ज़रूरत है? हाँ भाई, मैंने लिया है, पहना है, ठीक है। तो और वो जो चीज़ बचे, वैसे सब मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि वो जो पैसे बच रहे हैं आपके, आप कुछ ना करें, अच्छी सी जगह पे घूम फिर के आ जाएं, क्योंकि ये जो इन्वेस्ट कर लें। 10 लाख का जोड़ा आपके एक दिन की मेमोरी है, और वही चीज बचा के अगर आप 10-15 दिन के लिए कहीं चले जाएं तो वो जिंदगी भर की मेमोरी बन सकती है। बिल्कुल, और इससे आपका जो शौक है वो भी पूरा हो जाता है और आपके जो पैसे हैं वो भी बच जाते हैं। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में ये एक स्मार्ट मूव है, और जैसे फैसल ने कहा कि भाई किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि हमने कपड़े किराए पे लिए हैं, और आपका शौक भी पूरा हो जाता है। लेकिन समहाउ हम यही देखते हैं कि जो भी लोगों के रिजर्वेशन होते हैं कपड़ों के हवाले से, ज्वेलरी के हवाले से, तो लाखों रुपए तो फैसल उसी पे इन्वेस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले ब्रेक लेना लाजिम है। तो लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। लाइक्स के लिए कुछ भी करेगा। सोशल मीडिया के दौर में लाइक्स और फॉलोअर्स की दौड़ में हर कोई आगे आगे भागना चाहता है, और लोग क्या कुछ कर रहे हैं अली रजा की रिपोर्ट में जानिए। रातों रात अमीर होने का ख्वाब, शोहरत की बुलंदियों को छूने की चाहत इंसान को नाकामी के गड़े में ले जा सकती है। इसलिए कुछ भी और बनने से पहले इंसान बने, अपनी फील्ड में कमाल करके दुनिया को हैरान करें। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। तो आपने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। आप बनाती टिकटॉक वगैरह? नहीं, मैं नहीं बनाती, बिल्कुल टिकटॉक नहीं बनाती। बल्कि मैं तो अगर कभी लाइव भी जाती हूँ या लोगों से बात भी करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा कोई भी एक्ट जो है वो किसी को बुरा ना लगे, पूरी कोशिश होती है। चलिए ठीक है, तो आप इनको लाइक ना करें लेकिन हमारे शो को जरूर लाइक करें, और आपकी पसंदीदगी का भी बहुत शुक्रिया। इनको नहीं, इनसे मुराद आई एम सॉरी टिकटॉकर से। आज के शो से अल्लाह हाफिज़, खत्म।